एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पहले तो साइड मेरे एसएसटी टीचर। आप देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 9th की सोशल साइंस की न्यू बुक का चैप्टर 3 एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट का। इसका आज हम लोग करेंगे बच्चा पार्ट नंबर 2। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 कवर करा था। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये जो आप लोगों की वीडियोस है ये सारी अभी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की वीडियोस है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। न्यू सिलेबस है, एकदम से वन शॉट पे नहीं आ रहा है, मैंने पहले ही बोला है। पहले हम लोग करेंगे आपकी लाइन बाय लाइन सारी टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली करने वाले हैं बच्चा इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हम लोग काफी कुछ चीजें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। काफी आप लोगों का चैप्टर जो है वो डिस्कस हो चुका था ऑलरेडी। हम लोग डिस्कस कर चुके थे आखिर वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। ये हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में जिक्र कर चुके थे ऑलरेडी। हम उसके बाद बहुत सारी चीजें आखिर कौन कौन से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लेयर से क्या क्या फीचर्स है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम डिस्कस कर चुके थे। हम जो आपके फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी भी जगह की क्लाइमेट की को या फिर वेदर को, उसके हम चारों पांचों जो हमारे पास फैक्टर्स आए थे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, या हमारा विंड हो गया, पैटर्न हो गया उसका, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, हम लोग ये सारी ही कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। लास्ट जो हमने एंड करा था बिल्कुल आप लोगों का बेटा, वो हम लोगों ने किया था सीजन्स ऑफ इंडिया वाले पार्ट को पढ़कर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका मॉनसून वाला। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? आप हम लोग करेंगे आप लोग का बच्चा मॉनसून वाला पार्ट स्टार्ट। यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ये वाला सारा का सारा पॉइंट यहाँ तक का कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जो पॉइंट रहा था हमारा, हम लोग ऑलरेडी के वाला कंप्लीट पार्ट जो है डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में हम लोगों को स्टार्ट करना है यहाँ से आपका मॉनसून वाले पार्ट से। आखिर मॉनसून क्या होता है, मॉनसूनल विंड्स क्या होती है, कैसे हमारे इंडिया में मॉनसून आता है, कैसे हमारे इंडिया में आखिर बारिश आती है, इन सब चीजों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। पार्ट नंबर 2 पे आने से पहले प्लीज आप लोग पहले पार्ट नंबर 1 देख कर आओ। ठीक है, तो चलो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे बच्चा आप लोगों के लिए कहते हैं जो मानसून जो है हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है हमारा, इट इज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनसून विंड। बेसिकली कह रहे हैं यानी कि जो हमारे इंडिया का क्लाइमेट है वो बहुत इन्फ्लुएंस है किससे? मॉनसून के विंड से। अब ये मॉनसून विंड्स क्या है, कैसे आ रहे हैं, उसको बताएंगे, भी डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे छोटे से आप लोगों ने स्टोरी के रूप में बता रखा आपको एक चीज। यहाँ पे आपसे कहा गया है सेलर्स हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स, यानी कि जो सेलर्स यानी कि जो नाव चालक होते हैं, जो नाव चलाकर आते हैं बेसिकली, कहते हैं वो लोग थे जिन्होंने ये नोटिस करा था पहली बार मॉनसून का फिनोमिना हमारे इंडिया में, कि ऐसा भी कुछ होता है। अब वो कैसे किया था? कहते थे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम एज दे ट्रेवल्ड बाय सेलिंग शिप्स एट द मर्सी ऑफ विंड्स। आप समझो यहाँ पर मान लो पहले के समय पे, ये एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं, एक बार ये जो सेलर्स थे जो इंडिया की तरफ आ रहे थे, उन्होंने क्या चीज नोटिस करी। अब मान लो नॉर्मल जो नदी का बहाव होता है ऐसे होता है, हवा का जो बहाव है मान लो वो इस डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली बात है, तो जो अगर आप नाव चला रहे हो तो आपको उधर की तरफ काफी मूवमेंट मिलेगी। आप आराम से जो यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो, आप यहाँ पे जाना आपका आराम से हो सकता है। बट इन केस अगर ऐसा है आपको जाना है इस डायरेक्शन में, और जो हवा का बहाव है वो ऐसे है बहुत तेज, तो क्या होगा? आपको थोड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। ये तो आपको अगर यार मैं जा रही हूँ ऐसे फ्रिक्शन लगेगा, काफी ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी उधर मूव करने के। बट यहाँ पर क्या हुआ, इन लोगों को भी ये था कि भैया इस टाइम पे तो इंडिया का जो क्लाइमेट रहता है वो ऐसा ही रहता है, तो हम लोगों को काफी दिक्कत होगी। बट एक बार जब ये सेलर्स इस तरीके से जा रहे थे ना अपनी ऐसे ही ट्रेवल करके, तो उन लोगों ने नोटिस करा कि इस बार अभी के टाइम पे जस्ट करंटली जो हवा का बहाव है वो भी बिल्कुल ऐसा ही हो रखा है, वो इसी डायरेक्शन में हो रखा है। तब इन लोगों ने सोचा ऐसा तो यहाँ पे नहीं होता है यूजुअली, लेकिन ऐसा हो रखा है। तो ये क्या है? सीजनल, यानी कि एक टाइम पे ऐसा होता है कि यहाँ पर जो विंड्स है वो रिवर्स करती है। यूजुअली इस टाइम पे इंडिया में ऐसे विंड्स चलती हैं, बट अभी जो है चल रही हैं ऐसे करके, ताकि हम लोगों को जो है बेनिफिट भी हुआ उस चीज से। तब हम लोगों को जो ये बात समझ में आई थी यहाँ पर, ये बात समझ में आ गई पहले। फिर यहाँ पे कहते हैं तो अरब्स अरब्स भी यहाँ पे थे, वो भी यहाँ पर इंडिया में आए थे, और उन लोगों ने इस सीजनल रिवर्सल को नाम दिया था मॉनसून। बिकॉज हमारे आपको पता है उन लोग अरेबिक भाषा में मौसम वर्ड का मतलब होता है सीजन, उसी से जो है वर्ड मॉनसून निकल कर आया। पहले की बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मॉनसून के बारे में आपको दिख रहा है, क्या बोल रहे हैं? सीजनल रिवर्सल है विंड्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो कि एक साल में ऐसा होता है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो हम लोग आगे मूव करेंगे। यहाँ पे कहते हैं डोंट मिस आउट करने के लिए आप लोग को यहाँ पे कुछ बातें बेसिकली कही गई हैं। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया, कहते हैं सीन्स क्रॉप प्रोडक्शन
ऑफन डिपेंड्स ऑन सीजनल मॉनसून रेन्स। कहते हैं जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, वो बहुत डिपेंड होता है किस पे, मॉनसून के विंड्स पे। ऑब्वियसली बात है। तो पहले के लोगों का क्या था, पहले के लोग इतना ज्यादा आर्टिफिशियल रेन्स कराना या फिर जो अलग अलग हार्वेस्टिंग के मेथड्स हैं, इरिगेशन के मेथड्स हैं, वो उन लोगों के पास तो नहीं हुआ करते थे। तो वो लोग बेसिकली क्या करते थे, उन लोगों के पास जो प्रॉपर जो उन लोगों को मिल रहा है, नेचर से बारिश मिल रही है, उसको वो लोग डिपेंड थे। तो कहते हैं वो डिपेंडेंट किस पे थे, इसी सीजनल मॉनसून रेन्स पे डिपेंड हुआ करते थे। इंडियंस वर्कड आउट मेथड्स टू प्रेडिक्ट रेन। इंडियंस के बहुत काम करा लोगों ने, ताकि वो रेनफॉल को प्रेडिक्ट कर सके कि आखिर कब आने वाली है, कितने टाइम पे आएगी और कितने ड्यूरेशन तक आएगी, कितनी तेज आएगी, उसको वो कर सके। तो आपने एक दो चीजें यहाँ पे नाम ले रखी है, एक यहाँ पे कृषि कृष्णा और एक यहाँ पे बृहद संहिता। ये यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की, जैसे ये बराह मीना जी की उनकी है। तो यहाँ पर कहते हैं इन्होंने अलग अलग मेथड्स बता रखी थी, जो हर एक सीजन में जो कि फॉलो होते हैं। इसमें हम लोगों ने बता रखा था कि जो मेन टेक्निक है वो बेस्ड है पोजीशन पे मून और सन की इन द स्काई। यानी कि बेसिक से भाषा में यहाँ पर क्या समझ रहे हैं हम लोग कि डिफरेंट डिफरेंट जो पहले के साइंटिस्ट लोग थे या बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स एस्ट्रोनॉमर जो भी यहाँ पर ये लोग थे, इन सब लोगों ने कुछ मेथड्स वगैरह डिस्कवर करे थे, जिससे वो लोग बारिश को पहले से ही प्रेडिक्ट कर सके, कब आएगी, कितनी आएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कहते हैं उसमें यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। किसी ने बोला कि सन मून की पोजीशन जब एक तरफ होगी, जब ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा लगेगी, तब जो है बारिश आएगी। अलग अलग बातें कही। वराह मीरा ने कहा अपनी बृहद संहिता में कि जब लूनर मेंशन होता है, यानी कि जब नक्षत्र होता है, उस टाइम पे भी काफी जो है हेल्प मिलती है हमें प्रेडिक्ट करने में इस रेनफॉल को। कहते हैं आज भी जो है ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस जो कि इंडिया में इस टाइम पे चलती आ रही है, इंडिया में बेस्ड ऑन द एंशिएंट मैथ। क्लियर हो गया जी। अब देखो आएंगे बच्चा हम आप लोगों के मेन पॉइंट विच आर द मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स की जो बच्चा अब हम लोग आप लोगों की बात करेंगे। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे इसके बारे में। यहाँ पे कहा गया मॉनसून विंड्स आर सीजनल विंड्स दैट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून को हम लोग बोलते हैं समर मॉनसून, और ये सी टू लैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं आप लोगों को पहले एक बार पूरा यहाँ पे प्रोसेस समझाऊंगी, जो कि आप लोगों को एक बार में चैप्टर को ही क्लियर समझा देगा कि हाँ जी इस चैप्टर में ही क्या है और आखिर मॉनसून का मतलब क्या है, कैसे ये विंड्स का रिवर्सल हो रहा है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से एक ही बार में अब समझ जाओगे। इसके बाद आपको इस चैप्टर में मॉनसून के कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी डाउट नहीं आएगा। बस 15 मिनट में मुझे 10 से 12 मिनट दो और मैं आपको मॉनसून का पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हूँ। इसके बाद आप यहाँ से जो एंड तक का चैप्टर है पंजाब फ्लड्स तक का, उससे पहले का सारा पार्ट आप लोगों को ऐसे समझ में आ जाएगा बहुत आराम से। बट मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट दो, आप समझ में आ गया। ध्यान सुनना हर एक पॉइंट को, लेकिन बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से आप लोगों को सुनना होगा। समझो आप लोगों को पता है ये जो है बच्चा हम लोगों का क्या है भैया, अर्थ है। हल्का सा आपको पता है ये टिल्ट है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। आपको पता है हमारा अर्थ ऐसे स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा वो टिल्ट है। टिल्ट कितने एंगल पे, ये भी आप लोगों को पता होगा, वैसे 23.5 डिग्री के एंगल पे वो टिल्ट है। पहली के बाद समझ में आ गई। आगे बढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो, सुनो बहुत अच्छे से सुनो। अब ये भी आप लोगों को पता है, यहाँ पर मैं डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कलर्स का मैं यूज करूंगी ताकि आप लोगों को इजी हो सके हर एक चीज को समझने में। आपको पता है हमारे अर्थ के बिल्कुल बीच में से जाती है ये लाइन, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज इक्वेटर। ये क्या होती है हमारे, इसे हम बोलते हैं इक्वेटर। इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ में हमारे पास एक लाइन जाती है विच इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये पता है आप लोगों को। इसके 23.5 एंड साउथ में को यहाँ लाइन जाती है विच इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये बातें भी आप लोगों को पता है। ये है आप लोगों को बच्चा 23.5 नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये है 23.5 साउथ, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में। इक्वेटर बेसिकली क्या करता है, हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। ये बातें आप लोगों को पता है। अब एक बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में बच्चा आप लोगों का डिस्कस करी थी कि जो हवा है, जो विंड है, उसकी डायरेक्शन बच्चा कैसी होती है। विंड हमेशा कैसे मूव करती है, आप लोगों को ये बात याद होगी। फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है विंड मूव करती है। हाई प्रेशर कहां पर होगा, जहां पर भी टेम्परेचर लो होगा, बिकॉज ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो जहां पर भी हमारा प्रेशर हाई यानी कि टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। और अगर प्रेशर लो है तो टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। ये बहुत सिंपल बात आप लोगों को याद है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। आगे समझो। आप लोगों को ये पता है कि मान लो यहाँ पर अगर हमारे पास जो है बिल्कुल डायरेक्टली अगर सन है, एग्जांपल के मान लो ये सन जो है बहुत बड़ा होता है। सन ऑब्वियसली बात, सन का साइज जो है इंडिया से अर्थ से बहुत बड़ा है, जाहिर सी बात है। तो मैं वहां का वो कॉर्नर टाउन से मान लो मैं ऐसे करके जो है बहुत बड़ा सा यहाँ पर सन है। बट सन क्या, आप लोग एक बात याद रखो ऑलवेज,
जो ये वाला आप सन की देखो, आप यहाँ पे देखोगे ना, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये बिल्कुल सीधी लाइन। आप क्लास में एक वर्ड पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, विच इज कॉल्ड इंसोलेशन। रिमेम्बर, एक वर्ड था बच्चा आप लोगों के पास, विच वॉज कॉल्ड इंसोलेशन, यानी कि सन से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, यानी कि सन की जो रेस है, जिसकी लाइट पड़ रही है, वो कितनी पड़ रही है। हम लोगों ने बाहर डिस्कस करा था कि इक्वेटर के जो पास के एरियाज है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आप लोगों का टेम्परेचर है बहुत हाई होता है। यहाँ पे समझना, यानी कि इक्वेटर में मैंने बोला कि टेम्परेचर जो है क्या होता है, बहुत हाई होता है। अगर टेम्परेचर हाई होगा बच्चा, प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि कैसे हुआ ये, बिकॉज आपकी जो सिलेबस का पार्ट नहीं बनेगा, वो फिर काफी डिटेल कुछ चीज हो सकती है। अब देखो, जो हाई प्रेशर यहाँ पर है इक्वेटर में, सो यहाँ पे लो प्रेशर है बहुत ज्यादा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में यहाँ पर होगा बच्चा आप लोगों का हाई प्रेशर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में बच्चा आप लोगों का होगा हाई प्रेशर। अब ये कैसे हुआ, कौन सी फॉर्मूले से हुआ, किस वजह से हुआ, वो आप लोगों का सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मुझे कराने में आप लोगों का टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर। बस आप लोग को यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, यहाँ पे प्रेशर लो होगा, एंड अगर इक्वेटर प्रेशर लो है तो उसके ऊपर नीचे जो है वो हाई होगा। पहली बात ये समझ में आ गई। अच्छा, अब आगे समझो। अब मैं आती हूँ आप लोगों के नेक्स्ट पॉइंट पे, समझना बहुत ध्यान, जस्ट यहाँ तक का समझ में आया आप लोगों को। अब आगे समझो, देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। देखो मैंने कहा था कि हवा जो है कैसे मूव करेगी, हाई प्रेशर से लेकर के लो प्रेशर मूव करेगी। अब यहाँ पे है हाई प्रेशर, यानी कि इस जगह, तो हवा ऐसे करके मूव करेगी। जाहिर सी बात है, हवा ऐसे करके मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऐसे करके। और यहाँ पे हाई प्रेशर, तो हवा यहाँ से जो है ऊपर की तरफ जाएगी। हवा ऐसे मूव करेगी, जाहिर सी बात है, बट नहीं है जाहिर सी, हवा ऐसे मूव नहीं करेगी, मतलब हवा की डायरेक्शन यही रहेगी। बट क्या होता है, एक आपकी फोर्स होती है, इसका नाम होता है बेटा कोरियोलिस फोर्स। इस फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो भी हवा नदर्न हेमिस्फीयर में चल रही है, जो भी हवा बेटा आप लोगों की नदर्न हेमिस्फीयर में चल रही है, वो हवा आप लोगों की क्या होगा, ये नॉर्थ में तो वो ऐसे करके मैं कहूंगी राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंड साउथ में कहूंगी बच्चा वो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब होता है बेटा आप लोगों का मुड़ जाना, डिफ्लेक्ट हो जाना। ये वाली बात आप लोगों के समझ में आई पहले। अब ये कैसे होगा, तो बेसिकली इसमें होगा क्या, अगर ऐसा होगा तो जो हवा ऐसे करके आ रही थी वो यहां से आ रही है, तो इसका लेफ्ट क्या हुआ, ये वाला पार्ट में, तो हवा जो है ऐसे आने की बजाय हवा ऐसे मुड़ जाए, हवा जो है ऐसे जा रही है, और यहाँ पे जो हवा है वो ऐसे जा रही है। इसका राइट जो है वो, जहां से हवा चल रही है वहां से हमें राइट लेफ्ट दिख रहा है। अभी आपका मतलब आज सच बहुत वाली बात नहीं आई है, जो कि आपकी बुक में ही लिखी है, मैंने बेस अभी समझाया कि आखिर ऐसे होता है। अब इसके बाद क्या होता है, आप लोगों को बताया बेटा, यहाँ पे आपका इंडिया है, ये वाले पार्ट पर जो है फिर जाके इस तरीके से जो है हमारा इंडिया, इस तरीके से कुछ जो है इंडिया है। मैं बहुत सिंपल यहाँ पे डायग्राम बना दिया आप लोगों को, इंडिया कुछ इस तरीके से। अब मैंने बोला मान लो, जो सपोज करो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, इस टाइम पे चल रहा है बेटा आप लोगों का जून का वक्त। अगर जून का महीना चल रहा है, यानी कि इंडिया का टेम्परेचर बहुत हाई, अगर इंडिया का टेम्परेचर बहुत हाई है, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। लो प्रेशर अगर होगा तो वो हाई प्रेशर, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, अगर लो प्रेशर है हमारे इंडिया में इस टाइम पे, बहुत तेज गर्मी हो रखी है, तो क्या होगा, जो नीचे से ये वाली हवा आ रही है, ये वाली हवा, यहाँ पे देखो ये वाली हवा जो आ रही है, जो ऐसे जा रही है आराम से, क्योंकि हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है, और ये भी यहाँ पर ऊपर भी क्या है, हाई प्रेशर। तो जो हाई प्रेशर से कहाँ जा रही है, लो प्रेशर की तरफ जा रही है। अब ये क्या होगा, ये हवा आप समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वाली, आप समझना यहाँ पर, ये जो हवा है, यहाँ पे आपकी एक कंट्री है, एक आइलैंड है बेसिकली, विच इज नेम्ड एज मेडागास्कर। यहाँ ये है मेडागास्कर। क्या होता है, ये जो हवा अच्छी खासी ऐसे मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो एकदम से यहाँ पे इंडिया के लो प्रेशर से अट्रैक्ट हो जाएगी और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। जो हवा ऐसे जा रही थी, वो हवा ऐसे जाकर इंडिया की तरफ मूव कर रही है। ये क्या हुआ, ये हवा ऐसे जा रही है, ऐसे ना जाकर वो हवा एकदम से ऐसे जाती हुई इंडिया की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, इंडिया की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। ये बात समझ में आ गई आप लोगों की, सबसे मेन बात है ये,
सबसे मेन बात है ये। अब यहाँ पे इसका एक बार ब्रॉडर ब्रॉडर समझो, इसको ब्रॉड रूप से समझो। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हवा जो अच्छी खासी ऐसे करके जा रही थी, वो ऐसे ना जाकर यहाँ से इंडिया की तरफ मुड़ गई। और जब ये इंडिया की तरफ मुड़ गई तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक और बात समझी थी कि इंडिया में अगर मान लो हमारी कोई भी हवा है, अगर वो वेस्ट से ईस्ट जा रही है, तो जहां से जा रही है जो उसकी प्लेस ऑफ ओरिजिन है उसका नाम उस पर पड़ेगा, तो इसके हम बोलेंगे वेस्टर्ली विंड्स। रिमेंबर, अगर वो ईस्ट से वेस्ट जा रही है उसका नाम पड़ेगा ईस्टर्ली विंड्स। ये बात याद है, इसलिए मैंने बोला कि पार्ट 1 पहले देख कर आओ, तभी आप लोगों को पार्ट 2 समझना पड़ेगा, बिकॉज बेस वहीं पर है सारी ही मानसून विंड्स का। ये वाली बात क्लियर है? समझो अब क्या हो रहा है। अब ये जो हवा है आप देखो यहाँ पर, ये था हमारा साउथ, ये है नॉर्थ, ठीक है, इस तरीके से है। ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ये बात आप लोगों को पता है, बहुत सिंपल सी बात है। अब आप लोग जरा ये बात समझो एक बार, ये जो हवा है ये साउथ से निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, साउथ से निकल के फिर नॉर्थ में जा रही है, यानी कि साउथ से निकल के कहाँ गई, नॉर्थ में गई। अब ये हवा वेस्ट से लेकर के ईस्ट में जा रही है, तो जा कहाँ से रही है, वेस्ट से, तो वेस्ट से ईस्ट में। अब इसका नाम क्या पड़ेगा विंड का, क्योंकि साउथ से निकली है और वेस्ट से निकली है, जा वो कहीं भी नहीं हो, लेकिन वो जहां से निकली है, जो उसका ओरिजिन का प्लेस है, उसके बेस पे उसका नाम पड़ता है। तो इस वाली हवा का जो नाम पड़ेगा बेटा आपका, वो पड़ता है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। क्या पड़ेगा बेटा, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, क्योंकि साउथ से जा रही है नॉर्थ की तरफ और वेस्ट से जा रही है ईस्ट की तरफ, तो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। क्यों बोला, आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये मॉनसून विंड्स होगी बेटा, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, सॉरी जस्ट जस्ट ऐसा मैंने क्यों बोला कि ये मॉनसून विंड होगी, क्यों बोल रही हूँ बेटा मैं ऐसा, क्योंकि आप देखो यहाँ पर है हमारे पास अरेबियन सी, यहाँ पर है हमारे पास बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर है हमारे पास इंडियन ओशन। अब हवा है वो, हवा जब होगी अगर वो पानी के ऊपर से निकलेगी तो अपने साथ वो मॉइस्चर कलेक्ट करके लेके जाएगी, और जब उस मॉइस्चर वाली हवा ऊपर जाएगी 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 गर्म हवा की, और आपको पता है गर्म हवा की बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने ये फर्स्ट पार्ट में, गर्म हवा की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है मॉइस्चर को होल्ड रखने की, तो अपने साथ वो लेके जाएगी बहुत सारा मॉइस्चर, बहुत सारा मॉइस्चर, एंड वो जहां भी जाके टकराएगी ठंडी हो जाएगी ऊपर जाएगी, उन दैट केस वो बरस जाएगी इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, एज प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नोफॉल एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हवा यहाँ से जा रही है और अपने साथ जो है क्या करेगी, सारा का सारा मॉइस्चर यहाँ का लेकर जाएंगे, और वो मॉइस्चर सबसे पहले वो करेगी यहाँ पे केरला में, एंड यहाँ से देखो क्या होगा। अब यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक और बात यहाँ पे क्या होगी, अब ये जो हवा जा रही होती है ना, ये बेसिकली क्या होगा, ये दो पार्ट्स में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये क्या होगा, ऐसे आ रही है, ये दो पार्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, एक पार्ट जाएगा उसका अरेबियन से निकल के यहाँ पे वेस्टर्न वाले पार्ट में, एंड एक पार्ट जो है जाएगा यहाँ से निकल के बे ऑफ बंगाल से निकल के बांग्लादेश या वेस्ट बंगाल वाले पार्ट। ये वाली बात समझ में आ गई। अब इसमें एक और बात, एक और चीज यहाँ पे समझना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रही हूँ, प्लीज रिमेम्बर। मैंने अभी आप लोगों को मैंने क्या समझाया, अभी आप लोगों को यहाँ तक ये पूरा का पूरा समझ में आ गया, ये समझा हुआ प्रॉपर साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। तो यहाँ पे देखो इसकी डायरेक्शन कैसे बताई मैंने आप लोगों को, कि ऐसे ये जाती है और यहाँ आकर ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी दो पार्ट में, एक पार्ट जो है अरेबियन सी से निकल के इधर वेस्टर्न घाट्स वाले पार्ट में, एंड एक पार्ट जो है यहाँ जाएगा हमारे इधर बांग्लादेश से क्रॉस करके मेघालय से पहुंचकर और मेघालय जैसे टर्न हो जाएगा, इस तरीके से जो है ये जाएगा हमारे इंडिया में ट्रेवल करेंगी ये हवाएं, और भी इंडिया में जहां जहां ये टकराएंगी वहां जो है बारिश करेंगी। और आपको ये दिख गया पिक्चर के थ्रू कि सबसे पहली बारिश जो है कहाँ होगी, वो केरला में होगी। सबसे पहली बारिश जो है बच्चा आप लोगों की कहाँ हो रही है, जून के अराउंड आ जाती है, जून की स्टार्टिंग में ही, और वो होती है केरला, और फिर जो है ट्रैवल करती है। अब आपको इसके डायरेक्शन से एक बात समझ में आई, आपने एक चीज देखी, ये हवा ऐसे गई यानी कि इससे वेस्टर्न घाट्स वाले पार्ट में ये टकराई, और उसकी डायरेक्शन थी वो बाद में ऐसे गई। ये आप देखो ये हवा यहाँ पे इन वाले एरियाज में कोई बारिश नहीं कराई, ये वाले पार्ट जो है बिल्कुल प्लेन रहते हैं, यहाँ पर इस टाइम पे कोई बारिश नहीं होती, यानी कि जुलाई टाइम पे जो हमारा टाइम हो, जुलाई से सितंबर जो हमारे यहाँ पे यूजुअली मानसून सीजन रहता है, उस टाइम पे मैंने बोला तमिलनाडु, समझा समझना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ पार्ट्स में कोई भी बारिश जो है वो नहीं होती, नो रेनफॉल, प्लीज रिमेम्बर इस टाइम पे यहाँ पर कोई बारिश नहीं होती। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, इससे ये क्यों समझाया मैंने, अभी समझाऊंगी आप लोगों को ये वाला पॉइंट, बट आप लोगों को पहले ये वाली बात क्लियर होगी। अब इसी विंड को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चा आप लोग का, साउथ वेस्ट
मॉनसून विंड्स। क्योंकि हमारे इंडिया में यही जो विंड्स होते हैं ये बारिश लेकर आते हैं। पहली बात समझ में आ गई। दूसरे टॉपिक पे आते हैं। एक होता है बच्चा हमारा जिसे हम बोलते हैं बेटा आप लोगों का रिट्रीटिंग मॉनसून। क्या होता है बेटा? इसका नाम होता है बेटा आप लोगों का रिट्रीटिंग मॉनसून, यानी कि जाता हुआ मॉनसून। देखो जब ये आता हुआ मॉनसून है, इसका हम नाम देते हैं बच्चा इस वाले साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स का। जो हमारा ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स है, इसका नाम होता है बेसिकली आप लोग का एडवांसिंग मॉनसून। यानी कि जब मॉनसून आ रहा है, एडवांस आ रहा है, और इसका मतलब होता है जा रहा है। अब ये जाएगा कब? देखो आज इंडिया का टेम्परेचर बहुत हाई था और प्रेशर बहुत लो हो चुका था, तो वो अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ विंड्स को, क्योंकि वो बहुत गर्मी का महीना था, समर सीजन था हमारे यहाँ। अब जब हमारे यहाँ पे विंटर सीजन आएगा, जब ठंड आएगी हमारे यहाँ पे, अब क्या हो रहा है भैया? विंटर्स आ चुकी है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। क्या हो रहा है बच्चा आप लोगों की? विंटर्स आ चुकी है। अब जैसे ही विंटर्स आएंगी, विंटर क्या आते ही क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ का बच्चा टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा। टेम्परेचर के लो होते क्या होगा? प्रेशर हाई हो जाएगा। और अगर प्रेशर हाई हो गया तो वहां से विंड्स भागेंगे, हटो हटो, अब हम जाएंगे लो प्रेशर की तरफ। वो वहां पे नहीं रहेंगी, तो वहां पे जाएंगे इक्वेटर की तरफ। अब जब वो हवा वापस जाएगी इक्वेटर की तरफ, ऐसे ऐसे निकल कर, ऐसे ऐसे चल के वापस जा रही है, वापस जा रही है, वापस जा रही है। इसमें आपने एक चीज ध्यान दी, एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर ऊपर कहीं भी बारिश नहीं होगी, नो रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पे लैंड वाला पार्ट है सारा, कोई बारिश नहीं हुई। लेकिन जब ये हवा बे ऑफ बंगाल से निकल रही है, देखो बे ऑफ बंगाल से निकल रही है वापस ये हवा, और ये इन वाले पार्ट्स में टकरा रही है कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाले पार्ट्स में। ध्यान से दिख गया? यहाँ से हवा निकल रही है, निकलते हुए बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर कलेक्ट करेगी और फिर यहाँ आके टकराएगी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में क्या होता है? अक्टूबर नवंबर के टाइम पे बच्चा, इस वाले पार्ट में जहां पे तमिलनाडु और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में साउथ वेस्ट मानसून विंड से रेनफॉल नहीं हुई थी, तो यहाँ पे इन वाले विंड से रेनफॉल होगी। यानी कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाले पार्ट में, स्पेशली तमिलनाडु वाले पार्ट में जो रेनफॉल होती है वो जून जुलाई जुलाई में ना होकर कब होगी? अक्टूबर नवंबर में होती है। अब इन वाले विंड्स का नाम क्या है बच्चा? देखो ये विंड्स कहाँ से आ रही है? नॉर्थ से आ रही है। ये नॉर्थ, ये है साउथ, ये ईस्ट और ये है। ये विंड्स कहाँ से आ रही है? नॉर्थ से आ रही है। तो कैसे है बच्चा? नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। अच्छा, फिर ये विंड्स क्या हो रहा है? ईस्ट से वेस्ट जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे करके जा रही है, ईस्ट से वेस्ट जा रही है। ये वाली कैसे थी? ये वाली आपको पता है साउथ से नॉर्थ जा रही थी और वेस्ट से ईस्ट जा रही थी, है ना? ऐसे करके आई थी ये हवाएं, ऐसे करके, तो ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, ये नॉर्थ, ये है साउथ, तो साउथ से और वेस्ट से निकल के ऐसे जा रही है। और ये वाली जो है ऐसे गई है, तो नॉर्थ और ईस्ट, इन वाली विंड्स का नाम क्या हो जाएगा जहां से निकल रही है बच्चा? इसे हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट विंड्स। और ये जो हवा होती है आपकी, वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले पार्ट में बारिश करवाती है। ये बात समझ में आई? दिस वॉज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ बच्चा आप लोगों का मॉनसून। इससे ज्यादा मतलब अच्छा, इससे बेटर, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन का और नहीं हो सकता। मैंने आप लोगों को प्रॉपर समझा दिया कि हमारे इंडिया में मॉनसून काम कैसे करना है। अब आप लोग सिर्फ अगर ये पढ़ोगे तो आप लोगों को सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक बार देखो इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। कहते हैं जो ये हवा है ये ब्लो करती है सी से लैंड की तरफ। देख चुके हम लोग, यहाँ पे सी रहता है हमारा, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। सी से कहाँ जाती है? वो लैंड की तरफ जाती है। अच्छा, कहाँ से? देखो इंडियन ओशियन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल से निकलती है। जून से लेकर के सितंबर के बीच में ये जाती है। ये ऑलरेडी हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। कहते हैं इट इज मेनली कॉज्ड बाय अनइक्वल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड सी। अनइक्वल हीटिंग है हमारा, उस टाइम पे इंडिया का जो लैंड है बहुत तेज गर्म होता है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लैंड की प्रॉपर्टी होती है बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत तेज बहुत जल्दी ठंडा होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर देखो कहते हैं समर्स में क्या होता है, जो लैंड मास होता है इंडिया का बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, हीट्स अप फास्टर देन द सराउंडिंग ओशन। अभी ओशन वगैरह इतने गर्म नहीं हो पाया, लेकिन इंडिया का लैंड जो है बहुत समर्स आ चुकी है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया, जाहिर सी बात है लो प्रेशर जो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा पूरे ही सब कॉन्टिनेंट में। और इससे क्या होगा, इंडियन ओशन तो अभी तक ठंडे पड़े हुए हैं और हाई प्रेशर है वहां पर, देख चुके हैं हम लोग। नीचे वाले पार्ट्स में क्या है, यहाँ पर अभी हाई प्रेशर है। इंडिया में यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है। हाई प्रेशर जो हवा है वो कहाँ जाएंगी? लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। एंड दैट्स हाउ क्या होता है, जो मॉइस्ट विंड्स है यहाँ पर फ्रॉम द ओशियन से, आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो मॉइस्ट विंड्स है यहाँ पर, वो यहाँ पर इंडिया में एंटर कर जाएगी।
और वो रेनफॉल लेकर आएगी, विंड टुवर्ड्स द लैंड एंड ब्रिंग रेनफॉल। जो मैं आप लोगों को अभी डिस्कस कराया मैंने कि जो क्या होगा, ये हवा क्या करेगी भैया, ऐसे इधर से इधर की तरफ ट्रेवल करेगी, यहाँ से वो जाएगी ऐसे करके, और मॉइस्चर जो है लेके जाएगी यहाँ से अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से एंड आपका इंडियन ओशियन से, बार बार कह रही हूँ, और रेनफॉल लेके जाएंगी। और इस तरीके से पूरे ही जो भी साल में जो बारिश आती है वो इसी वजह से आती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा आप लोगों का, मानसून सीजन कहते हैं। जो विंटर मानसून जिसकी वजह आप लोगों को बात करें वो कहते हैं, वो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून से हुआ है, अक्टूबर से फरवरी के बीच में होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे जो इंडिया का लैंड मास है वो क्या हो गया है, ठंडा हो गया। मैंने बोला ठंड आ चुकी है, हाई प्रेशर यहाँ पर हो गया है, वहां से जो हवा है वो भागेंगी सराउंडिंग ओशियन से। जैसे यहाँ पर क्या होगा, लैंड में क्या क्रिएट हुआ है बच्चा आप लोगों का, हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है, और लो प्रेशर जो है बाकी एरियाज में। इसको हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, इन सब एरियाज में आप लोगों का हाई प्रेशर कब क्रिएट होगा, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स में। तो नॉर्थ ईस्ट विंड्स में क्या हुआ, यहाँ पे हाई प्रेशर हो चुका है, बिकॉज टेम्परेचर अब लो हो चुका है। हवा जो जाएंगी जाते हुए यहाँ पे टकराएंगे इस तमिलनाडु वाले पार्ट में, एंड दैट्स हाउ जो है वो बारिश करेंगे। ये आप लोगों को बेटा क्या दिखा रखा है, बेसिकली आपको ये मानसून का यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रखी है, कैसे कैसे जो है वो फ्लो कर रही है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आता हुआ मानसून है, एडवांसिंग मानसून। एडवांसिंग वाला यानी कि आता हुआ जो मानसून जब आ रहा है हमारा, उस टाइम की जो ये हवाएं यहाँ पे दिखा रखी है, किस किस तरीके से देखो ट्रेवल कर रहा है। आप ये देखो, जो मेघालय वाला पार्ट है, समझ रहा, हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है, मैक्सिमम रेनफॉल, जो कि कितनी होती है पता है, 400 सेंटीमीटर जो है वहां की एनुअल रेनफॉल है बच्चा, 400 सेंटीमीटर। अब इसका अंदाजा आप लोग कैसे लगाओ कि दिल्ली में, ये रहा देखो दिल्ली, देख सकते हैं दिल्ली में जो है क्या होता है, हमारी जो यूजुअल रेनफॉल रहती है हमारे दिल्ली में, वो रहती है बच्चा आप लोगों की, ये रहा आपका दिल्ली, यहाँ रहती है 50 से 100 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल रहती है। ठीक है, उसमें ही हम लोग इतने बाढ़ आ जाती है हम लोग के यहाँ पे, बस हमारे यहाँ पे तो फॉरेस्ट नहीं है ना, हमारे यहाँ पे इतने हिल्स नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और लेकिन यहाँ पे ये मेघालय वाले पार्ट पे, यहाँ पे आप देखोगे 3 हिल्स होती हैं, जिनका नाम होता है गारो, एक होता है खासी, और एक होता है जैंतिया। इनसे टकराती है, और सबसे ज्यादा जो है बारिश पूरे वर्ल्ड में वो यहीं पर होती है, मेघालय में। मेघालय में प्लेस विच इज नेम्ड एज मौसम राम चेरापूंजी, वहां पर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा, नॉट सेइंग इंडिया की, बट वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश जो है वो यहीं पर होती है। इस तरीके से आप लोगों का एडवांसिंग मानसून है, एंड देन बच्चा आप लोगों के पास है आपका रिट्रीटिंग मानसून है, कि जब ये जा रहा है मानसून, तब जो इसकी विंड्स कैसे दिखा रही है। यहाँ तक का समझ में आ गया, आप लोग यहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते। अब आगे हम लोग देखो देखिए, कहते हैं एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या होता है, जो हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था अभी, हम वो नॉर्थ ईस्ट वाले विंड्स का लास्ट पॉइंट पढ़ रहे थे। कहते हैं वहां पे एज अ रिजल्ट क्या होता है, कि जो कोल्ड और ड्राई विंड्स है, यहाँ पर मैंने बोला वो लैंड से सी जा रही है। देखो मैंने क्या बोला, नॉर्थ ईस्ट वाली में वो ऐसे जा रही है, लैंड से सी की तरफ जा रही है। यहाँ ये विंड्स ठंडी विंड्स है, लेकिन सूखी है सारी की सारी। बस ये जो यहाँ पर आएगी बे ऑफ बंगाल से क्रॉस करके, यहाँ पे टकरा के, यहाँ पे जो है बारिश क्रिएट करेगी। कहते हैं हाउएवर, जब ये नॉर्थ ईस्ट विंड्स यहाँ पर पास करती है बे ऑफ बंगाल से, और मॉइस्चर कलेक्ट करती हैं, तो ये क्या करती हैं, दे कॉज रेनफॉल इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जो कि आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला पार्ट है, कुछ पार्ट जो है कर्नाटक वगैरह के भी आएंगे, बट मेन पार्ट किसके हुए, इसके हुए। और इसके यहाँ पर बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट है ये, जब हमें साउथ ईस्टर्न रीजन में, ये रहे हमारे, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, तो साउथ ईस्टर्न रीजन में जब हमें बारिश करवानी है, उसके लिए जरूरी रेनफॉल होती है। तो बस आपका यहाँ तक ही दोनों पॉइंट आप लोग समझ में आ गए होंगे, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स और आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। आप लोगों को ये दोनों ही जो मानसून विंड्स है, कौन कहाँ पे बारिश कर रहा है, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, किस तरह विंड्स आ रही है, कैसे क्या हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ गया। आप एट द एंड कंक्लूजन आपको बात रखना कि जब इंडिया में बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो चुका है जून के टाइम पे, हाई टेम्परेचर का मतलब है लो प्रेशर अट्रैक्ट करेगा, जो विंड्स है वो डिफ्लेक्ट होकर जो है कहाँ जाएंगी, इंडिया की तरफ आएगी। एंड जो इंडिया की तरफ आएंगी तो अपने साथ बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन सबसे जो है मॉइस्चर कलेक्ट करेंगी, एंड इंडिया में जो एंटर कर जाएगी। एंटर करते जो है यहाँ पर हमारे पास क्या होगा बच्चा, आप लोगों का रेनफॉल वो क्रिएट बेसिकली करके करेंगी, बहुत सिंपल है। ये वाली बात समझ में आ गई। कहते हैं देखो आगे क्या बोल रहे हैं, कहते हैं मानसून का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है लोगों की जिंदगियों में। जो मोस्ट जो आज भी इंडिया का एग्रीकल्चर है, जो लोग हैं, ऑब्वियसली बात है मानसून के रेनफॉल बच्चा आप लोगों के डिपेंड है, क्योंकि जो फार्मर्स है वो सीड्स को बोने के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सब पर इसी पे
सब डिपेंड है इसी पे। आज भी ऐसे बहुत सारे ऑब्वियसली बातें फार्मर्स हैं, कुछ फार्मर ऐसे भी हैं जो कि ऑब्वियसली आपका खुद ही जो इरिगेशन के मेथड्स यूज कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि प्रॉपर आज भी बारिश पे डिपेंड। अगर अच्छा मानसून होगा तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे अच्छी खासी हमारे पास सफिशिएंट फूड जो है प्रोड्यूस होगा, पानी की सप्लाई अच्छी होगी नदियों में भी, और रिजर्वायर्स का मतलब होता है जहाँ पे पानी हम लोगों ने इकट्ठा कर रखा है, और कुओं वगैरह। तो मानसून जो है हम लोगों की जिंदगियों में, ट्रेवल में, फेस्टिवल्स में, एम्प्लॉयमेंट में, गाँव के प्लेसेस में, इन सब जगहों पे बहुत अच्छा जो है बेसिकली इम्पैक्ट रखता है, अफेक्ट करता है उसको। लेकिन अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो ऑब्वियसली बात है उससे जो है क्या होगा, किसी भी चीज की अत बेकार है, फिर बारिश बहुत ज्यादा हो जाएगी, नदियां ओवरफ्लो करेंगे, दैट्स हाउ फ्लड आ जाएगा। अगर बारिश बहुत कम होगी तो जो है सूखा पड़ जाएगा, जाहिर सी बात है। दैट्स हाउ जो एक जो हमारा मानसून है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए, बट एक्चुअल में हमारे सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि विंड्स कहलाए जाने के लिए, बट एक्चुअल में वो हमारे इन्फ्लुएंस करता है बहुत हमारी इकोनॉमी को, लाइवलीहुड को, हमारे लाइफस्टाइल को और लोगों को। समझ में आ गया आप लोगों को ये वाली बात यहाँ तक की? अच्छा, यहाँ पे देखो आप लोगों से क्या बातें करेंगे, नोट में साउट में कुछ एक दो लाइन्स और आप लोगों के लिए बोली गई है। कहते हैं यहाँ पर कालिदास जी ने अपनी मेघदूतम में, बेसिकली क्या था ये मेघदूतम, इट वाज सॉर्ट ऑफ अ नॉवल, आप कह सकते हो उसको, एक जैसे प्रोस्ट आप ऐसे कह सकते हो उसको। इसमें क्या था कि मेघों को यानी कि बादलों को दूत बनाकर जो कालिदास जी थे वो कुछ मैसेज भेजना चाह रहे थे किसी को, अपने प्रेमी को बेसिकली। उसका यहाँ पे नाम तो वो यहाँ पर था मेघदूतम, यानी कि बादल को दूत बना रखा था उन्होंने। कहते हैं 5th सेंचुरी सी में उन्होंने लिखी थी, बेसिकली एडी में लिखी है उन्होंने ये, जहां पर ऑनसेट ऑफ मॉनसून जो है की बात कर रखी है सेंट्रल इंडिया में, यानी कि मॉनसून कब आता है उसकी बात कर रखी है। और यहाँ पे मॉनसून के क्लाउड चार्ट कैसे रहे, उनका रास्ता कैसे है, वो कहाँ से कहाँ जाएंगे, उसकी भी जो है यहाँ पर बात करेंगे। अब देखो यहाँ बच्चा आप लोगों के पास क्या है, ये नेशनल मॉनसून मिशन यहाँ पर MMM है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ यहाँ पर जो है लेकर आया। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है, ये इनके द्वारा डेवलप करा गया है। डेवलप करा गया स्टेट ऑफ द आर्ट वेदर एंड क्लाइमेट प्रेडिक्शन। बेसिकली क्या है ये, वेदर को, क्लाइमेट को प्रेडिक्ट करने के पहले से उसके कुछ मॉडल्स है आप लोगों के पास, ये जो आपको दिखा रखे हैं। जिसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो होता है इसका वो होता है एनहांस करना मॉनसून की प्रेडिक्शंस को पूरे इंडिया में टाइम फ्रेम्स में। तो जो यहाँ पे मिशन मौसम है आप लोगों का, उसमें क्या है वो दिखाते हैं इंडिया को ग्लोबल लीडर के रूप में दिखा रखा है, बहुत क्लाइमेट साइंस के बारे में समझा रखा है। मिशन क्या है इसका कि नेशन जो है वो वेदर रेडी हो जाए एंड क्लाइमेट स्मार्ट हो जाए। ये आप लोगों से एमसीक्यू में इसका जो है मोटो पूछ सकते हैं, इसका जो एक मोटिव था आप लोगों से वो यहाँ पर जो है पूछा जा सकता है। तो वो यहाँ पे मेंशन है, कहते हैं मीट द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एम्स टू इंप्रूव द वेदर एंड क्लाइमेट सर्विसेज। तो ये जो कुछ बातें यहाँ पे कह रखी कि इसका एम क्या था कि जो वेदर और क्लाइमेट की सर्विसेज है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो सके, प्रिसाइज यानी कि बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हो सके, एंड फोरकास्टिंग हो सके इन्फॉर्मेशन की अलग अलग सेक्टर्स में, यानी कि पहले कैसे होने वाला है उसका प्रेडिक्शन जो है वो सही तरीके से हो सके, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, और चाहे गाँव की जगहों पर डेवलपमेंट हो। मतलब ये कुछ बेसिक से आपने शॉर्ट्स आपको जस्ट एक क्लियर हो गया। समझ में आ गया आपको ये वाली बात? आगे मूव करते देखिए नेक्स्ट बच्चा, हम लोग यहाँ बात करेंगे बेटा आप लोग की क्लाइमेट चेंज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। उसके लिए आप लोगों को पहले मैं कुछ बेसिक यहाँ पर जो लिखा है पहले वही समझा देती हूँ। देखो क्लाइमेट चेंज यहाँ पर क्या लॉजिक है, क्या आप लोगों से यहाँ पे कहना चाह रहे हैं इसके बारे में। कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्जेंट चैलेंजेस दैट द अर्थ इज फेसिंग टुडे इज क्लाइमेट चेंज। यानी कि जो अभी बहुत ज्यादा अर्जेंट चैलेंज है हम लोगों के लिए, दैट इज बेसिकली क्लाइमेट चेंज। हम लोग ये फेस कर रहे हैं इस टाइम, क्या होता है क्या मतलब इसका समझाऊंगी। कहते हैं इट रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द वेदर पैटर्न, यानी कि जो बहुत लॉन्ग टर्म से, बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं, जो चेंज हो रहा है बार बार, जो बहुत लॉन्ग टर्म से चेंज हो रहा है हमारा वेदर का पैटर्न, हमारा टेम्परेचर, हमारी रेनफॉल, हमारे विंड का पैटर्न, जो कि हो रहा है किसकी वजह से, मेनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। आप देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी पहले, ताकि आप लोगों के लिए इस टॉपिक को समझना भी काफी आसान हो जाए। देखिए समझना है सॉल्व, ठीक है। समझो आप लोगों को, आई थिंक मैंने पहले भी ये चीज डिस्कस करा रखी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, अगर इन दैट केस हमने क्या सुनना है, क्या समझना है, क्या चीज यहाँ पर हो रही है, समझो। देखो आप लोगों को पता है हमारे अर्थ में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर वाले पार्ट में, या फिर कॉम्पोजिशन वाले पार्ट में, क्या कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज हैं। उसमें हमने कहा था बच्चा नाइट्रोजन आप लोगों की 78%, ऑक्सीजन है आप लोगों के लिए बच्चा वो 21%, CO2 है आप लोगों के लिए बच्चा 0.04। अब इसको आप लोगों को याद रखना है, इन दोनों, अभी हम लोग नाइट्रोजन को नहीं देखेंगे बट इन दोनों गैसेस को जो है हमको देखना है।
आप लोगों को मैंने ये भी कहा था जब मैंने आप लोगों को ये वाला पॉइंट पढ़ाया था कि पहले के टाइम पे हम लोग ये पढ़ते थे कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो 0.02% हुआ करती थी, अब जो है वो बढ़ चुकी है। देखो क्या, एक आप लोग की बच्चा गैस होती है विच इज नोन एज ग्रीन हाउस गैस। आई होप ये वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्रीन हाउस गैस। जो CO2 और CH4 जैसे आप साइंटिफिक भाषा में बोलते हो मिथेन, ये जो कुछ गैसेस होती हैं इसे ये हमारी होती है ग्रीन हाउस गैस। अब ये करती क्या है, आप लोगों को मैंने पहले ही बात समझाई थी। मान लो ये रहा हमारा सन, ये रहा हमारा अर्थ, किस तरीके से ये हमारे सन जी और ये हमारी है अर्थ जी, हमारी धरती माता है। अब देखो क्या आप लोगों को समझाना चाहती हूँ मैं यहाँ, एक मिनट दे दो। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो ये सन है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो है क्या करता है, हीट रेडिएट कर रहा है। भाई ऑब्वियसली बात है, मैंने बोला था कि सन जो है कुछ सन रेज जो ऑब्वियसली बात है फेंकेगा अर्थ की तरफ, इसकी वजह से जाहिर है अर्थ का टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, वो हाई हो जाता है। अर्थ क्या करता है, दिन में इस पूरी हीट को एब्सॉर्ब करता है, ले रहा है ले रहा है ले रहा है, और रात को वो इसको देखो यहाँ पे इसने इसको लिया, समझ रहे हो, यहाँ पे इसने इसको ले लिया, ठीक है जी। एंड वो रात को, ये जो हुआ आपका डे टाइम, वो रात में क्या करेगा, इस हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, क्या करेगा, इसको वापस भेज देगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। आप सोचो अगर वो सारी ही हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा तो दिन में ठंडा गर्म हुआ है एंड रात में वो ठंडी हो जाएगी हमारी अर्थ बहुत ज्यादा। ऐसा ना हो इसकी वजह से, इसके लिए क्या होता है, हमारे अर्थ में यहाँ पर बचाव, ऐसा ना हो इसके लिए क्या होगा, हमारे अर्थ में मैंने बोला कुछ गैसेस यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ऑब्वियसली बात कर चुके हैं उसकी हम। यहाँ पे क्या है, कुछ गैसेस प्रेजेंट है। ये गैसेस क्या करती हैं, अगर मान लो सन से ये सारी हीट अगर आई है, ये अगर ये हीट आ रही है हमारे अर्थ की तरफ, तो अर्थ से क्या होगा, जब वापस जाने की बारी आएगी तो अर्थ से क्या होगा बेटा आप लोगों का, ये ऐसे जो है वापस जाएगी इतनी। अगर चार डंडी जो आई है सिर्फ और सिर्फ दो जो है वापस जा पाए। तो ऐसा यहाँ पर पहले की बार पहले ऐसा हो रहा था बिकॉज ऑफ CO2। बिकॉज CO2 एक ऐसी गैस है जो कि अर्थ से जा रही इस हीट को रोक के रख लेती है, वो ट्रैप कर लेती है, भैया सारे नहीं जानू, अगर जाने थी तो हमारी अर्थ बहुत जाएगी, इसलिए मैं सारी हीट को नहीं जाने दूंगी, मैं यहाँ पे कुछ को जो है वो रोक लूंगी। तो इसने यहाँ पे क्या करा, इसने आप वहां पे क्या करेगी, यहाँ पे कुछ हीट को जो है इसने रोक ली, रोक के रख लिया, इसके वजह से क्या हुआ, अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल। बट अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये CO2 जो हो रही है बच्चा वो बढ़ती ही जा रही है, और CO2 के बढ़ने की वजह से अगर पहले दो डंडियां जो है वापस जा रही थी, अब क्या हो रहा है, अब अगर CO2 बढ़ गया है, तो और ज्यादा हीट को रोकेगा, अगर और यानी कम से कम रिफ्लेक्ट बैक करेगा, तो अब यहाँ पे मान लो सिर्फ और सिर्फ एक है जो वापस जा पा रही है, बाकी सब जो है अर्थ के अंदर ही ट्रैप हो जा, अर्थ के अंदर क्या हो रही है, ट्रैप हो रही है। आप समझो क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, कि पहले अगर इतनी हीट जा रही थी, अगर पहले इतनी हीट जो है वो वापस जा रही थी सन की तरफ, तो जो है उससे इतनी हीट वापस जा पा रही है, क्यों, क्योंकि अब CO2 बढ़ गई है, और बढ़ती हुई CO2 ने और ज्यादा गैस को अपने अंदर और हीट को जो है अर्थ की तरफ रोक के रख लिया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चा आप लोगों का, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जा रहा है, और इस बढ़ते हुए टेम्परेचर को ही हम लोग बोलते हैं बेसिकली क्लाइमेट चेंज कह लो, आप ग्लोबल वार्मिंग कह लो, क्योंकि ग्लोबली जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या हो रहा है बच्चा, वो गर्म होता जा रहा है, और वो किसकी वजह से हो रहा है, हम लोगों की वजह से हो, हम लोगों ने क्योंकि CO2 की मात्रा को इतना बढ़ा दिया है। और CO2 की मात्रा बढ़ेगी कैसे, जब हम लोग डिफोरेस्टेशन करते हैं, यानी कि हम लोग पेड़ों को काटते हैं, वो पेड़ जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, आप लोगों को मैंने बातें समझा रखी है, वो पेड़ जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जब खाना बनाते हैं उस टाइम पे CO2 को इनहेल करते हैं, हम जो CO2 फेंक रहे हैं बाहर उसको ट्रीज जो है लेते हैं, और वो ऑक्सीजन जो है वो हम लोगों को देते हैं। अगर हम इन पेड़ों को काटते रहेंगे तो वो ऑक्सीजन हमें कैसे देंगे, और वो CO2 कैसे लेंगे अपने अंदर, नहीं ले पाएंगे, दैट्स हाउ क्या CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है। दूसरी बात, हम लोग बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, जब हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं इन दैट केस ऑल्सो CO2 की मात्रा जो है बच्चा वो बढ़ती रहती है। तीसरी बात, हम लोग इंडस्ट्रीज का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उससे भी क्या हो रहा है, मशीन में भी क्या हो रहा है, CO2 की मात्रा उससे भी
बढ़ती जा रही है। इन सब रीजंस की वजह से बच्चा क्या हो रहा है, CO2 की जो मात्रा है वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। एंड इसी जो पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो है क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हमारा हो रहा है। अब उसमें देखो आप लोग खुद बता दिया आप लोगों को कि इन सबसे क्या होता है, ग्रीन हाउस जो गैसेज है वो जो है बढ़ जाती है, चाहे वो CO2 हो, चाहे मीथेन हो, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड हो, चाहे कोई भी हो। इवन जो वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में वो भी बढ़ता जा रहा है। इसके बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। अगर आप समझो, अगर टेम्परेचर बढ़ता ही रहेगा तो जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो ऊपर जो ग्लेशियर्स है वो सब मेल्ट हो जाएंगी। अगर ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए हैं, सी लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। अगर सी लेवल हल्का सा बढ़ गया तो जो भी कोस्टल एरिया है वो सब तो ओवरफ्लो हो जाएंगी। मतलब कहाँ पे तो क्या होगा बच्चा, वो सब जो एरियाज है वहां पर बारिश बहुत ज्यादा आ जाएगी, वो सब एरियाज जो है क्या होंगे बच्चा, वो ओवरफ्लो कर जाएंगे। इवन कुछ जगहों पर तो क्या होगा, फिर ड्रॉट आएगा, जहां पर बिल्कुल नहीं है वहां पर क्या आएगा, वो बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा एंड बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। और ऑब्वियसली बात है, जहां पर जिस क्लाइमेट में, जिस वेदर पैटर्न में, जिस टेम्परेचर में उन लोगों को रहने की आदत है, बायोडाइवर्सिटी को, यानी कि हमारे प्लांट्स को, हमारे एनिमल्स को, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वो सब लोग फिर कहाँ रहेंगे। इसलिए यहाँ पर बोला गया है क्लाइमेट चेंज से जो है क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इकोसिस्टम ही खराब नहीं हो रहा, बल्कि हम लोगों की हेल्थ, हमारा एग्रीकल्चर, हमारा लाइवलीहुड पैटर्न, हमारा लाइफस्टाइल जो है सब कुछ खराब हो रहा है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो कि हम लोगों की वजह से हो रहा। ये बात समझ में आ गई। कहते हैं अभी आप लोग बात करोगे दैट यू हैव रेड अबाउट क्लाइमेट चेंज इन ग्राड, आपने क्लास 8 में भी हमें समझा रखा आप लोग उसके बारे में। क्लाइमेट चेंज 8 में भी हम लोगों ने इसको क्या क्या हम इसके लिए कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत जिक्र कर रखा। कहते हैं इसका बहुत इम्पैक्ट रहता है हमारी पॉपुलेशन पे, चाहे वुमेन हो चाहे बच्चे हो कुछ भी हो। इसलिए हमें जो है क्या करना है, इसका जो है एक कलेक्टिव एफर्ट करना है हम लोगों को। बच्चा क्या करना है बेटा, कलेक्टिव एफर्ट हम लोगों को करना है इसको ठीक करने के लिए। क्या करना है बेटा, हम लोगों को सबको जो एक साथ मिलकर काम करना है, टैकल करना, बेसिकली टैकल करना जो इशू यहाँ पर हमें कलेक्टिवली बेसिकली काम करना है, और हमें कार्बन फुटप्रिंट को जो है बच्चा वो कम करना। अब यहाँ पे समझो कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। कार्बन देखो, फुटप्रिंट का मतलब होता है, कार्बन से मतलब समझ में आ गया, CO2 मान लेंगे हम, और फुटप्रिंट का मतलब हुआ हम लोगों की वजह से, यानी कि हम लोगों की वजह से बाय ह्यूमन एक्टिविटीज कितनी ज्यादा CO2 अमाउंट में, जो कितनी ज्यादा अमाउंट में CO2 एनवायरमेंट में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चा कार्बन फुटप्रिंट। दोबारा समझो, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब हुआ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कितनी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है, उसे हम लोग बोलेंगे बच्चा कार्बन फुटप्रिंट। तो ये जो आप लोगों को यहाँ पे कुछ पॉइंट बता रखे हैं आप लोग को यहाँ पे, कि आप लोग अपनी जो कार्बन फुटप्रिंट है आप उसको देख सको कि आखिर आप लोग कितनी एक दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करा रहे हो, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है क्लाइमेट चेंज में। आप यहाँ बेसिकली वो चीज देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाना है अपने खुद की डेली की हैबिट्स। यहाँ पे बेसिकली क्या आपको खुद को स्कोर देना है। देखो आपको एक चीज यहाँ पर थी, एक मैं देखती हूँ कंट्रोल। यहाँ पे एक चीज थी कि अगर आप लोगों का लो इम्पैक्ट है, यानी कि तो आप लोग 1 पॉइंट दोगे खुद को। अब देखो समझना क्या पॉइंट है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर क्या बोला गया है, अपने आप को आपको पॉइंट देने हैं। अगर आप लोग वॉक करते हो, साइकिल से जा रहे हो, तो आपका वो लो इम्पैक्ट, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि आप लोग किसको कितना यूज कर रहे हो। कह रहे हैं अगर आप लोग ट्रांसपोर्ट में साइकिल से जाते हो या वॉक करते हो, यानी कि आप कुछ भी ईंधन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो जहाँ बहुत लो इम्पैक्ट, अगर लो इम्पैक्ट आप लोग खुद को 1 पॉइंट देना है। 1 देना है, 0 देना है, बार बार ये चीज रह जाती है। 1 देना है, हाँ ठीक है। ठीक है, अगर मीडियम है तो आप लोगों को 2 देना है, अगर हाई है तो आप लोगों को 3 देना है, अगर वेरी हाई है तो आप लोगों को 4 देना है। तो इसको पढ़ पढ़ के हर तरीके से आप खुद को स्कोर देने हैं। अगर आप बाहर निकलते हुए स्विच ऑफ करते हो लाइट्स को, तो इसका काफी कम इम्पैक्ट आएगा, आपको 1 स्कोर देना है खुद को। अगर आप कई बार भूल जाते हो स्विच ऑफ करना, तो आपको 2 पॉइंट देने हैं। अगर आप हमेशा जो है खुला ही छोड़ देते हो, आपको 3 पॉइंट देने हैं। अगर आप अपने रूम में बैठकर भी इसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको जो है 4 पॉइंट देने हैं। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट खुद को देने हैं। आप पानी का इस्तेमाल कितना कर रहे हो, आप ट्रांसपोर्ट में क्या चीज यूज कर रहे हो, आपको ये सब जो यहाँ पे ट्रैक करना है। एंड दैट्स हाउ जो आपको खुद को बच्चा जो है स्कोर देते हैं। एंड आप जो स्कोर दोगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे आप स्कोर ऐड करोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर आपका कितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है बेसिकली क्लाइमेट चेंज में। एंड फिर जो आपको उसको रिड्यूस करने में आपको काम करना है। ये वाली बात समझ में आ गई यहाँ तक बच्चा आप लोगों को। ये हुआ बेटा आप लोगों को क्लाइमेट चेंज का, मॉनसून का जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ टॉपिक्स थे वो आप लोग यहाँ पे समझ में आए।
आप देखो बेटा यहाँ पे आज सच कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं कुछ। यहाँ पे आपके आ गए पंजाब की फ्लड्स है। पंजाब की फ्लड की केस स्टडी है 2025 में, जो फ्लड आई है, जस्ट अभी कुछ टाइम लास्ट ईयर जो है फ्लड आई है ये वाली। आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है। ये जो है पंजाब में फ्लड आई है लास्ट ईयर, अभी किस रीजन की वजह से आई है, क्यों आई है, और क्या इसके इम्पैक्ट पड़ा है, उसको जो हम लोग को पढ़ना है। बहुत लास्ट पॉइंट जो हम लोग का रखे, कहते हैं 2025 में पंजाब में बहुत अच्छी खासी फ्लड आई है, बहुत हैवी मॉनसून रेन हो गई थी बिकॉज एकदम से, एंड कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार स्वेलिंग हो गया था जो रिवर है हमारी सतलुज, बीस एंड राज। अब ये नदियां कहाँ पर है, वो आप लोग को मैप में याद होगा। इस तरीके से हमारे इंडिया का मैप है कुछ। यहाँ पे ऐसे निकल रही है, सतलुज नदी निकल रही है, यहाँ पे रावी है, एंड यहाँ पे जो है बीज है। इस तरीके से जो है यहाँ पर ये नदियां है, और पंजाब जो है वो यहीं पर है। समझो यहाँ पे नदियां है, यहाँ पे जो है पंजाब है। ये नदियां जो है क्या हो गया था, और ये नदियां आप देखोगे, एक सेकंड रुको, आप अगर यहाँ पे देखोगे, अगर ऐसे फ्लो कर रही है, अगर ये नदियां आप यहाँ पे समझो, ऐसे फ्लो कर रही है नदियां, अगर ऐसे जो है सतलुज जा रही है, यहाँ पे जो है रावी है, यहाँ पे जो है बीज है, इस तरीके से, और यहाँ पे जो है वो पंजाब वाला एरिया है। ये क्या आप लोगों का, ये पंजाब है। ये क्या हुआ, लगातार ये जो नदियां है मानसून रेन की वजह से वो बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और बढ़ती चली गई, एंड दैट्स हाउ जो है पंजाब में यहाँ पर जो है वो फ्लड आ गई। उसी के जो बारे में आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर केस स्टडी आप लोगों को दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, कहते हैं जो पंजाब के से जो बहुत बड़े बड़े पार्ट थे स्टेट के, वो सब जो यहाँ पर डैमेज हो गए थे बेसिकली हम लोगों के। कहते हैं चाहे वो विलेजेस रहे हो, फील्ड हो, घर हो हमारे, और चाहे वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड्स हो, चाहे ब्रिजेस हो, कुछ भी हो, वो यहाँ पर हुआ था। कहते हैं पानी भी यहाँ पर जो पानी का निकास बेसिकली जो है यहाँ पर वो नहीं हो पा रहा था। ये बात यहाँ पर कह रखी है। बहुत सारे यहाँ पर रिलीफ ऑपरेशन चलाए गए थे, लेकिन जो ओवरऑल इम्पैक्ट रहा था बहुत ज्यादा, इस फ्लड का बहुत डेवास्टेटिंग रहा था, बहुत खतरनाक जो है वो इम्पैक्ट रहा था इस पर्टिकुलर फ्लड का। कहते हैं इससे क्या हुआ था, स्टेट को बहुत हैवी इकोनॉमिक लॉसेस हुए, इकोनॉमी बहुत लॉस हुई, सोसाइटी बहुत डिस्टर्ब हो गई। ऑब्वियसली बात है, फ्लड आएगा तो सोसाइटी क्या, कल्चर क्या, इकोनॉमी क्या, सब कुछ डिस्टर्ब हो। वो यहाँ पे कह रहे इन्वायरमेंट तो भैया डैमेज होगा ही होगा फ्लड आएगा तो, एंड अंडरस्कोरिंग द अर्जेंट नीड फॉर इम्प्रूव्ड फ्लड मैनेजमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस। जिससे क्या हुआ था, हमें एहसास हुआ था कि भैया बहुत जरूरत है हमें आखिर डिजास्टर के लिए खुद को प्रिपेयर रखने की, एंड ऑल्सो फ्लड को मैनेज करना कैसे है ऐसे एरियाज में जो कि फ्लड प्रोन एरिया है, यानी कि जहां पे फ्लड आने के चांसेस जो है ज्यादा रहते हैं। ऐसे जो एरियाज में हमें क्या क्या इम्पैक्ट करने हैं, क्या क्या हमें प्रिपेयर रहना है, उसके जो बारे में जिक्र यहाँ पर हुआ। आप देखो बच्चे, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे बात करेंगे आप लोगों की कॉजेस की, क्या क्या ऐसा क्यों हुआ, क्यों यहाँ पर एकदम से फ्लड आए। देखो उस फ्लड के आने की बेसिकली दोनों कॉजेस रहेंगे। एक रहेगा नेचुरल कॉज, बहुत तेज जो है बारिश का आना, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। और ठीक है, देखो कि हम लोग का रोल है, बहुत तेज बारिश में क्यों आएगी, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा, वहां पे ला नीना आ रखा होगा। ला नीना सेपरेट टॉपिक, बेसिकली दो टॉपिक होते हैं, एक होता है ला नीना, एक होता है एल नीनो। ये आप लोगों को ऑल्दो सिलेबस का पार्ट नहीं है तो दिमाग मत लगाना, छोड़ो इस पॉइंट। तो देखो क्या बोला मैंने, अगर हमारी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, अगर CO2 बहुत ज्यादा रिलीज हुई, जितनी जो है CO2 की जितनी तेज गर्म होगा लैंड, उतना ही ज्यादा विंड्स अट्रैक्ट होंगी। जितनी विंड्स आएंगी उतना ही मॉइस्चर कलेक्ट करके हमारे यहाँ जो है बारिश करेंगी। अगर बारिश ज्यादा हो रही है तो नेचुरली भी हम लोगों का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ रहा है उससे भी, ठीक है। बट यहाँ पे देखो दोनों बात कर रही है। एक हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नेचुरल कॉजेस की, कि आखिर बारिश जो है इतनी तेज क्यों आई, या यहाँ पे फ्लड क्यों आया। एक जो बच्चा हम लोग यहाँ बात करेंगे आप लोगों की ह्यूमन कॉजेस की, कि आखिर कौन कौन से इससे रिलेटेड कुछ हम लोगों ने क्या हरकतें करी, क्या हम लोगों ने करा जिसके वजह से बारिश इतनी तेज मानसून जो है वो आया। देखो नेचुरल बात करेंगे, कहते हैं यहाँ पर पंजाब फेस अ वेरी हैवी मानसून, बता चुकी हूँ, which were intensified by the western disturbances that even brought more moisture। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता है, देखो बहुत सिंपल भाषा में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसको। हर साल, या मतलब मैं कहूंगी पूरे साल जो है क्या होता है, ये मान लो हमारा अगर वर्ल्ड है, यहाँ पे अगर इंडिया है, किस तरीके से इंडिया है, हर ईयर पूरे साल जो है क्या होता है, एक विंड होती है जिसे हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। वो काफी ऊपर होती है, वैसे तो वो 10 से 12 किलोमीटर ऊपर होती है एटमॉस्फेयर में, स्टिल वो जो विंड होती है वो हर साल ऐसे करके, जो ये जो विंड होती है वो हर साल वेस्ट से ईस्ट ट्रेवल करती है। कहाँ ट्रेवल करती है, देखो क्या, वेस्ट से ईस्ट, ऐसे करके जो ये विंड्स है वो ट्रेवल करती है, हर साल काफी ऊपर होती है लेकिन एटमॉस्फेयर में। बट ये विंड जो है क्या होता है, आप लोगों को पता है, यहाँ पे जो है यूरोप है, एंड यूरोप के जस्ट नीचे आप लोगों को पता है मेडिटेरेनियन सी है, क्या है, एक सी है। वो उस सी से यहाँ पे जो है मॉइस्चर कलेक्ट करती है, और इंडिया में जो है यहाँ आके बारिश कर देती है। ये बारिश जो है इंडिया में आप देखोगे इस टाइम पे पंजाब वगैरह में, क्योंकि अक्टूबर नवंबर चल रहा है, तो हमारे यहाँ पे दो प्रकार की क्रॉप होती है, ऐसे तीन होती है। एक होती है खरीफ क्रॉप जो कि हम मानसून में ग्रो करते हैं, एक होती है राबी क्रॉप जो कि हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं।
तो ये विंटर में जो है पंजाब में ये वाली क्रॉप ग्रो हो रखी होती है। इसको जो है इस टाइम पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो है बारिश मिल जाती है और एक काफी अच्छे से जो ग्रो कर पाती है। तो यानी काफी जो है कुछ हेल्पफुल भी रहती है कि इसकी वजह से कई बार जो है फ्लड आ जाती है अगर ऑलरेडी बारिश बहुत ज्यादा हो रखी हो मानसून में। तो वो यहाँ पर कहते हैं यहाँ पे क्या हो रखा था कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब में बारिश नहीं हो रखी थी बल्कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर सब में जो है उस साल बारिश हुई थी। यानी कि लास्ट ईयर हर जगह जो है क्या हुआ बच्चा आप लोगों की वो बारिश हुई है। मतलब इतनी बारिश जब हुई है तो क्या हुआ है, सतलुज, बीज, रावी, घग्गर ये सब जो नदियां है वो ऑलरेडी बहुत हाई फ्लो कर रही थी हैवी रेन से पहले ही। और जब और बारिश यहाँ पर हुई इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तो बारिश यहाँ पे होती गई, बारिश होती गई, बारिश होती गई एंड दैट्स हाउ जो है क्या हुआ तो नदियां ओवरफ्लो कर गई और तब जो है पंजाब के कुछ पार्ट में जो बच्चा वो फ्लड आ गई। ये तो बच्चा आप लोगों का नेचुरल कॉज है। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों की क्या गलती, हमने क्या करा, बहुत गलती है समझो क्या है। देखो कहते हैं ह्यूमन कॉजेज में जितने फ्लड्स वर फर्दर एग्रीवेटेड बाय वीक एंड ओल्ड रिवर एम्बैंकमेंट। यानी कि जो नदी का जो किनारा है, नदी का किनारा जो है बहुत कमजोर है। अगर नदी का किनारा जो बैंक है उसका अगर वो अच्छा स्टिफ नहीं होगा तो नदियां उसको तोड़ के बाहर निकल जाएंगी। तो क्या एम्बैंकमेंट जो है क्या भैया वो बहुत वीक है, बहुत पुराना हो चुका है। और अच्छा क्या फिर जैसे हम बोलते हैं एम्बैंकमेंट का एक और नाम होता है हिंदी में जिसे हम बोलते हैं दूषी बंध, तो वो भी जो है बहुत पुराना है बेसिकली। विच कुड नॉट स्टॉप द राइजिंग वाटर, जो कि अगर हैवी मानसून रेन आई है तो जो पानी आ रहा है उसको रोक ना पाए बल्कि उसको तोड़ के जो है नदी निकल जाए, इतना जो है वो था वीक था बेसिकली। दूसरा यहाँ पर दूसरा कॉज यहाँ पर क्या है, हम लोगों की गलती क्या हुई कि जो भी यहाँ पर घर वगैरह बने हुए हैं, जो फार्म्स वगैरह हैं, जो घर वगैरह है वो सब नदी के बहुत क्लोज है। अगर नदी ऐसे बह रही है तो यहीं पे जो है क्या है भैया वो हमारे घर बने हुए हैं, फार्म वगैरह है। तो क्या है भैया बहुत ही क्लोज है बेसिकली इससे। और क्लोज होने की वजह से क्या हुआ, ऑब्वियसली बात है आराम से बाढ़ आएगी, सबसे पहले ये लोग बहेंगे। वो है इससे क्या हो रहा है जो नेचुरल स्पेस है यहाँ पर जहाँ पे फ्लड वाटर तैर सकता है। आप देखोगे अगर यहाँ पे अगर नदी यहाँ पर बह रही है तो ये जो पूरा एरिया होता है ये फ्लड प्लेन का एरिया होता है, इसके आसपास का कम से कम एरिया। तो यहाँ पे अगर आप लोग घर बसा लोगे, यहीं पे अगर आप लोग रहने लग जाओगे तो जब फ्लड आएगी तो आप लोग तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। वो वाली चीज है यहाँ पर। इवन यहाँ पर कहते हैं कुछ एरियाज में फ्लड वार्निंग बहुत लेट आई, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हुआ, अवेयरनेस भी नहीं था, लोग प्रिपेयर नहीं थे एंड दैट्स हाउ इन कुछ रीजंस की वजह से हमारे यहाँ पर वो लोग प्रिपेयर नहीं थे तो जो बारिश का इम्पैक्ट उनको बहुत ज्यादा ही देखने को मिला। आप लोग यहाँ पे पिक्चर से इस चीज को ऑलरेडी देख भी सकते हो कि कितनी जो यहाँ पे पानी भर गया था, अच्छे खासे ये लोग डूब रखे इतने 3-3 4-4 फुट का जो पानी ये भर गया था। ये वाली बात समझ होगी, समझ आ गई मतलब। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चा इफेक्ट्स ऑफ द, हाँ इफेक्ट्स है फिर चैप्टर खत्म है आप लोगों का। वैसे इफेक्ट है आप लोगों का कि पंजाब के आकर जो फ्लड आई इसके इफेक्ट क्या क्या पड़े, क्या इम्पैक्ट पड़े उनका। ऑब्वियसली बात है बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगियां खो दी थी, पहली बात। दूसरी बात पीपल थे उन्हें जाना पड़ा था अपने घर से एंड मूव टू रिलीफ कैंप। उन्हें कहाँ जाना पड़ा था, रिलीफ कैंप में, जहां जाके वो लोग ऑब्वियसली बात है जहां जाके हल्का बहुत वो लोग रिलैक्स कर सके, बैठ सके, मतलब रिलीफ कर सके बेसिकली। जो एकदम से उनके सर पे पहाड़ टूट पड़ा है बेसिकली उसकी वजह से। तीसरी बात देखो यहाँ पर जो है क्या कही जा रही, कहते हैं जो बड़े बड़े एरियाज थे फार्मलैंड की वो पानी से पूरा कवर हो गए एंड जो उनकी क्रॉप्स थी चाहे वो पैडी की क्रॉप क्यों ना हो, यानी कि चावल की क्रॉप थी उस टाइम पे जो भी यहाँ पर ग्रो हो रहा था वो जो क्रॉप थी वो खराब होगी, चाहे व्हीट की हो चाहे राइस की हो जो भी हो यहाँ पर। फोर्थ यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पोल्ट्री, यानी कि जहाँ पे हमारी एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली एंड डेयरी फार्म्स वो सब भी जो है क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। जो एनिमल्स थे यहाँ पर चाहे काऊ है, बफेलो है, चिकन है, या तो वो मर गए या वो बीमार पड़ गए, बारिश जो है इतनी ज्यादा। जो रोड है, ब्रिज है, फेंसेस वगैरह है, पब्लिक बिल्डिंग है, ये सब भी यहाँ पे डैमेज हो गए, बारिश बहुत फ्लड आ गया ऑब्वियसली बात है। एंड यहाँ पे कहते हैं मरकी यानी गंदा जो स्टैंडिंग वाटर है, गंदा पानी जो है बहुत लॉन्ग टर्म तक वहां पड़ा रहा, इससे क्या होगा, भाई डिजीज आएगी, जो वाटर बॉर्न डिजीज है, डेंगू मलेरिया जैसे जो कुछ जो कि पानी से होती है बेसिकली, पानी में गंदे मच्छरों के आने से उन सब चीजों से होती है। और सैनिटेशन की कंसर्न, गंदे पानी के हाइजीनिटी की जो यहाँ पे कंसर्न हो गई। ये जो है बच्चा क्या हुआ, यहाँ पर ये कुछ प्रॉब्लम जो उन लोगों को फेस करनी पड़ी। अब बच्चा ये देखो आपने क्या करोगे अपने क्लासरूम में हल्का बहुत जो आप लोग डिस्कस कर सकते हो या आपका खुद का पर्सपेक्टिव है। कहते हैं आपको क्या लगता है टू व्हाट एक्सटेंट डिड नेचुरल फैक्टर्स कॉज दीज फ्लड्स एज कंपेयर्ड टू ह्यूमन एक्टिविटीज।
आपको क्या लगता है कि दोनों में से किसका इम्पैक्ट जो है वो हाई रहा, ह्यूमन एक्टिविटीज का या फिर नेचुरल कॉजेस का? दूसरा, आपको क्या लगता है कि बेटर प्लानिंग करने से डैमेज क्या कम हो जाता और कैसे होता? तीसरा, आपको बताना है व्हाट आर द गाइडलाइंस, कौन कौन सी थी जो कि अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ी भी थी, बट यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा कौन कौन से गाइडलाइंस यहाँ पर इशू हो रखी है फ्लड्स को मैनेज करने की। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आप लोग नहीं कर पाओगे, डोंट वरी, मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है प्रिपेयर करा दूंगी, तो हम लोग क्वेश्चन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। लास्ट पॉइंट देखो, हम बोल रहे हैं व्हाट रोल कैन स्टूडेंट्स यूथ प्ले इन हेल्पिंग विद डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, यानी कि अगर यूथ जो है वो कैसे जो है प्ले कर सकता है, एक अच्छा रोल उसका हो सकता है इस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। ये जो है कुछ बातें आप लोगों से बोल रहे हैं। आप देखो कहते हैं बिफोर बिफोर, यहाँ पे कुछ बातें आप लोगों की लिखी हुई है जो हम लोगों ने चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है। तो वो जो आपके आगे कुछ बातें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं वो मेंशन हो रखे हैं ऑलरेडी, जो कुछ चीजें हम लोग डिस्कस वैसे कर चुके हैं। अगर उसको फिर भी आप लोगों को देखना हो, देखो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा है। अब यहाँ पे चैप्टर का पूरा ही जो है क्या हो रहा है बच्चा, आप लोगों का वो कंक्लूजन हो रहा है। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था और जो है वो कितनी अलग अलग प्रकार की गैसेस से बना हुआ है, कौन कौन से गैसेस जो है बहुत ज्यादा है एंड कौन से जो गैसेस है वो बहुत ज्यादा ही कम है, और इनसे क्या हो रहा है, रेनफॉल जो है कैसे कॉज हो रही है, कैसे क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं, हमने वो पढ़ा था। हमने यहाँ पे एटमॉस्फेयर के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के बारे में जिक्र किया था, किस लेयर में जो है क्या है, कहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहाँ पे जो है टेम्परेचर कम हो रहा है, कहाँ पे मेटेराइट्स है, हमने वो सब पढ़ा था। हम लोग पढ़ चुके हैं वेदर का मतलब क्या होता है, जो डेली बार बार आवरली यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होती है, और क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, जब 30 से 40 साल तक ऑब्जर्व करके तब जो है यहाँ पर कुछ हमें समझ में आया है वेदर जो है कैसा है, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चा क्या आप लोगों का क्लाइमेट। एक यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इंडिया का जो है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल क्यों ट्रॉपिकल वाला एरिया कौन सा होता है, जो हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक होता है, इक्वेटर को क्रॉस करके। ये जो पूरा एरिया होता है बच्चा वो कौन सा होता है, हम लोग का ट्रॉपिकल होता है। हमारे यहाँ पे क्या है बच्चा, मॉनसूनल क्लाइमेट है। इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि आईएमडी है, हमने देखा था उसने जो है इंडिया को 4 सीजन में डिवाइड कर रखा है, विंटर समर मानसून है, पोस्ट मानसून का जो पीरियड है हम लोग का। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था इंडिया कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारे को 6 में डिवाइडेड है, चैत्र का, वैसाख का महीना, जेठ का महीना, एक्सेट्रा जो है डिवाइडेड हो रखा है। फिर देखो अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे जो है क्या कहा गया कि क्लाइमेट चेंज जो है बहुत लॉन्ग टर्म वेदर मतलब चेंज होना, बेसिक सी भाषा में हम लोगों ने पढ़ लिया है क्लाइमेट चेंज के बारे में भी, कैसे जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, कैसे हम जो उसे कम कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, कैसे हम अपना कार्बन फुटप्रिंट ट्रैक कर सकते हैं, हमने वो भी पढ़ लिया था। उसको रिड्यूस करना, प्लांट ट्रीज को प्लांट करना, एनर्जी को सेव करना। देखो यहाँ पे क्या था, अगर आप पानी का इस्तेमाल उस तरीके से, अगर आप लोग पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो, आप उसको वेस्ट करोगे, दैट मींस आपका बहुत हाई इम्पैक्ट है उसमें एटमॉस्फेयर में, बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट में, आप उसे कम करो। अगर आप बाहर निकलने से पहले सारी लाइट्स ऑफ कर नहीं करते हो, आप लोग ऑफ करना स्टार्ट करो। चीज़ें आप लोग जहाँ पर अगर पास का एरिया है, आजकल बच्चों को हर जगह पे स्कूटी बाइक गाड़ी चाहिए, मत यूज करो। आप जाओ पैदल, ट्यूशन स्कूल ऐसी जगह पे आप ट्राई, अगर पास में है, डिस्टेंस कम है, फ्रेंड्स हैं आपस में, जाओ पैदल, साइकिल से जाओ, ताकि इम्पैक्ट जो है वो कम होगा। जब तक वो सब चीजें स्टार्ट नहीं होगी, कोई भी करना स्टार्ट नहीं करेगा तो स्टार्ट तो कभी हो ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर देखो वही जो बातें आपसे कह रखी है, इको फ्रेंडली जो इन्वायरमेंट आप लोग क्रिएट समझ में आ गया बच्चा। एंड दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। हम लोगों ने आज इस चैप्टर को कंप्लीटली बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। बहुत डिमांड थी आप लोगों के इस चैप्टर के लिए बच्चों कि मैम एक बार प्लीज आप लोग जो ये वाला चैप्टर है आप लोग वो आपको कंप्लीट करा दो, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट का। तो हम लोगों ने बच्चा ये जो आपका चैप्टर है वो क्या कर लिया बेटा, वो कंप्लीट कर लिया है। क्लियर हो गया ना? आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को पूरा ही चैप्टर समझ में आ गया हो। ठीक है जी, तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो लगी कैसी, आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तब तक के लिए बाय बाय एंड मिलते हैं हम लोग बच्चा अपनी वीडियो में। ओके।